हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तैयार हैं क्लास के लिए? एकदम तैयार हैं? तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़िए। आपका लेक्चर नंबर 7 में हुआ था LCR सीरीज सर्किट, जिसमें आपको बताया गया था कि LCR सर्किट जिसमें ऐसा कोई विद्युत परिपथ जिसमें रजिस्टर हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है और वह AC सोर्स से जुड़ा है, तो उसमें करंट का क्या मान होगा और उस पूरे परिपथ में धारा का विरोधी गुण क्या होगा, जिसको हम लोग कहते थे प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। उसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था और उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों के पास टर्म आएगा कि LCR में से L या C में से किसी एक को रिमूव कर दिया जाए। तो यदि C को रिमूव करेंगे तो कहलाएगा LR सर्किट, जिसमें सिर्फ इंडक्टर और रजिस्टर रहेगा। उस सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि वहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल कर आता है। उसके कंसेप्ट को देखना है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इंडक्टर को हटा दिया जाए, सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर रहेगा, तो वहाँ पर फिर देखेंगे प्रतिबाधा क्या होता है और करंट का मान क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे LC सर्किट में, जिसमें L और C रहेगा, रजिस्टर नहीं रहेगा, प्रतिरोध शून्य होगा उसका। उस सर्किट में इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस की बात सुनेंगे हम लोग, विद्युत अनुनादी की घटना सुनेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा, उसको हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। उसका फॉर्मूला प्राप्त करने आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि अनुनादी आवृत्ति क्या है, उसका व्यंजक प्राप्त करें, ये पूछा जाता है। फिर कहेगा ये जो LCR सर्किट है या AC सर्किट है, इसमें पावर का वैल्यू, शक्ति का वैल्यू क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने कहा जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग के सामने अभी होना है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तैयार हो गए होंगे आप लोग? जल्दी से, जितने बच्चे तैयार हो गए जल्दी से यस कीजिए। सारे बच्चे कहिए यस सर तैयार है, आई एम रेडी। जल्दी से लिख के भेजिए, चैट कीजिए जल्दी से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे गप को बढ़ाएंगे। तो आपको याद है हम लोग देख रहे थे LCR, में हम लोग देखे थे तीनों चीज होता है। L हो गया क्वाइल, हो गया इंडक्टर, C हो गया कैपेसिटर, R हो गया रजिस्टर। LCR, ये तीनों एक AC सोर्स से जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं LCR सर्किट। अब उसमें से यदि हम लोग C को हटा दें तो वह बन जाएगा LR सर्किट बन जाएगा। और यदि C को रहने दें, L को हटा दें, तो बन जाएगा CR सर्किट।
और एल और सी को रहने दें, आर को रिमूव कर दें, मतलब रेजिस्टेंस 0 हो जाए सर्किट का, तो वो बोलेगा एल आर एल सी सर्किट। तो इस तीनों के बारे में अलग अलग स्टडी करना है। इसी में जब बात करेंगे, इसमें जब पढ़ेंगे एलसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो, तो वहां पर देखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक निश्चित टाइम इंटरवल में चेंज होते रहता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है 2 मार्क्स का। उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होता है फिक्स टाइम इंटरवल में, पीरियडिकली जो चेंज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। उस पर अलग से थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी प्रेजेंट में हम लोग एलआर सर्किट और सीआर सर्किट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट। इस सर्किट में पावर कितना होगा, इस पावर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ये सारी बातें पर चर्चा करेंगे अभी। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में आपने देखा था ये तीनों मिलकर ये तीनों मिलकर जो परिपथ में धारा के प्रवाह का अपोज करता है, अपोज करने वाला जो नेचर है उसको हम लोग कहते थे, हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहते हैं। और उसी का सिंबल लिखा गया था जेड। और जेड का फार्मूला आज आपको लेक्चर नंबर 7 में दिया गया था। और उस जेड का फार्मूला आपका मिला था रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिला था। तो जहां एल सी और आर तीनों जुड़ा रहेगा सीरीज में, वहां पर प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मान ये है आपका। अब इसमें से कहा जाएगा कि दोनों में से किसी एक को इसको हटा देंगे, तुम्हारा वहां पर एक्स सी 0 हो जाएगा। और जब इसको रिमूव कर देंगे एल को, तो वहां एक्स एल 0 हो जाएगा। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो एल आर रहेगा। तो इस एल आर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा वो निकालना है। और उसमें परिपथ में धारा कितना होगा आई वो निकालना है। और उसका फेजर डायग्राम देखना है कैसा बनता है। और जब हम लोग इसको रहने देंगे और इस एल को हटा देंगे यहाँ से, एक्सएल 0 वहाँ पर, तब वो कहलाएगा सीआर सर्किट। तब इसमें इम्पीडेंस जेड का मान क्या होगा और इस सर्किट में करंट का मान क्या होगा और इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये सारी बातें हम लोग को अभी पढ़ना है। तो चलिए, सीआर सर्किट आपने पढ़ लिया है। इसको जितना भी इम्पोर्टेंट माने वो कम होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 में बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में, कि एलसीआर सीरीज सर्किट का प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें या एलसीआर सर्किट में धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये आपके क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट, इसी पर पूरा फोकस हुआ है। अब हम लोग एलआर और सीआर सर्किट पर चलते हैं। तो जो एलसीआर सर्किट को पढ़ लिया इसमें कहीं को दम नहीं है, फटाफट हो जाएगा। और तब हमारा आज का फोकस पॉइंट रहेगा पावर इन एसी सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा
एवरेज पावर क्या होगा, उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। यहाँ से ये रफ वर्क था कि डिस्कशन क्या होना है, वो हम इसको ख़त्म करते हैं और हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं। एलआर सर्किट बोल रहे हैं। तो एलआर सर्किट आप आगे जाके चौक क्वाइल भी पढ़ेंगे। एलआर सर्किट में जो थ्योरी पढ़ेंगे वह थ्योरी चौक क्वाइल का भी होगा। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है चौक क्वाइल के बारे में भी, तो उसको यहाँ से देखिएगा। तो एलआर सर्किट क्या है, इसमें से देखा गया एक इंडक्टर होगा और एक रजिस्टर होगा। ये दोनों सीरीज में जुड़ा है और ये एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। इसका ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग लेते हैं। एसी सोर्स का ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसके सिरों के बीच का विभवांतर वी एल, इसके सिरों के बीच का विभवांतर वी आर लेते हैं और ये सर्किट में करंट भेजेगा आई। तो चलिए इस आई पर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी एल जो आपका होगा वो आई इंटू एक्स एल होता है। आई इंटू एक्स एल होता है और एक्स एल को आप लोग कहेंगे ओमेगा इंटू एल। एल हो गया इंडक्टेंस, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। भी आर हो गया तुम्हारा आई इंटू आर, आर हो गया रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर हो गया। तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि इसमें हम लोग करंट को दिखा देते हैं और इसमें वी आर को दिखाते हैं इधर, और वी एल हमारा होता है इधर। क्योंकि आपको दिखाया गया था इंडक्टर में, इंडक्टर जो कॉइल होगा उस कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से आगे है। और रजिस्टर में जो होता है करंट और रेजिस्टेंस का वो जो वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होता है। जिधर करंट उधर भी वी आर का दिशा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपसे पूछा जाए, यहाँ पर रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट ये तुम्हारा हो जाएगा इफेक्टिव वोल्टेज। इस सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज जो हो जाएगा तुम्हारा भी हो जाएगा और वो सोर्स के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर देखेंगे फेज डिफरेंस यदि 5 मानते हैं तो इफेक्टिव वोल्टेज और करंट को यहाँ देखा जा रहा है 5 एंगल से के बीच में उसका फेज डिफरेंस दोनों के बीच है। तो वी एल और वी आर ध्यान दीजिएगा, वी एल तथा वी आर के बीच का एंगल π/2 है। तब हम लोग कहेंगे
VL तथा VR का इफेक्टिव वैल्यू या इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे V बराबर रूट अंडर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL के बदले हम लोग देखें वहाँ पर लिखेंगे I इंटू XL प्लस I इंटू R। अब वहाँ से आप देखोगे गौर से, I तुम्हारा आउट हो जाएगा, रूट अंडर बचेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हम लोग I बराबर लिख देंगे V बटे रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहीं पर जो ये जो हो जाएगा V बाय जेड लिखेंगे। तो LR सर्किट है जिसमें कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर एब्सेंट है, तो उस सर्किट का जो प्रतिबाधा होगा, मतलब LR सर्किट का प्रतिबाधा हुआ जेड, इस जेड को कहेंगे LR सर्किट का प्रतिबाधा बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इम्पीडेंस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जहाँ जेड बराबर रूट अंडर हुआ XL प्लस स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये हुआ तुम्हारा LR सर्किट का प्रतिबाधा इसको बोलेंगे। तो इस डायग्राम से स्पष्ट है यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो करंट से फाई एंगल से आगे है, फेज लैग है कितना, फाई। पूछा जाता है आपको यहाँ पर इस LR सर्किट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LR सर्किट में जो इफेक्टिव वोल्टेज है इफेक्टिव वोल्टेज करंट से फाई एंगल से आगे है, मतलब पूछा जाएगा यहाँ पर कला अग्रता, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेज लीड। इफेक्टिव वोल्टेज करंट से फाई एंगल से आगे है, मतलब इफेक्टिव वोल्टेज करंट के सापेक्ष इफेक्टिव वोल्टेज का कला अग्रता फाई एंगल से होता है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ पर फेज लीड कर रहा है, फेज लीड हो रहा है यहाँ पर, शुद्ध हिंदी में कहते हैं कला अग्रता फाई होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर से प्रतिबाधा तो लिखे थे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। इतना चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। LR सर्किट ये पूछेगा तो LR सर्किट में प्रतिबाधा क्या होगा, उसका फेजर डायग्राम क्या होगा, ये छोटा छोटा बात आपसे पूछ दिया करेगा।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन और आप जोड़ दीजिए लास्ट में। यहाँ पर देखा गया कि करंट इफेक्टिव वोल्टेज से पीछे है, तो इस सर्किट में कहेगा आपको एलआर सर्किट में करंट आई बराबर यदि लिखना है आपको, तो हम लोग कहेंगे V बाई जेड बोलेंगे या E बाई जेड बोलेंगे। ये होगा E बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी बाय, या इसको छोड़ दीजिए। यहाँ तो ये आई बराबर लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब फेज डिफरेंस के रूप में लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर आई बराबर V बाई इतना लिख दिए जेड, तो एलआर सर्किट में करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखा गया फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, ना हाँ फेज लीड का हो रहा है यहाँ पर फाई से, मतलब इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो इफेक्टिव वोल्टेज आपका जो है वह करंट से आगे चल रहा है। कितने से आगे चल रहा है, फाई से, तो करंट क्या हुआ, इफेक्टिव वोल्टेज से पीछे चल रहा है। तो ऐसे केस में जब हम उसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे, जहाँ फाई हो गया आपका फेज डिफरेंस, फाई हो गया फेज डिफरेंस, और इस फाई का वैल्यू लिखना चाहेंगे कितना होगा। इस फाई का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा, इस फिगर से। ये हो जाएगा VL, ये हो जाएगा VR, तो फाई टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा VL बाई VR हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख देते हैं जरा सा, फाई फेज डिफरेंस है आपका, इस फाई का वैल्यू पूछा जाएगा कितना होगा, तो आपका हो गया टेन इनवर्स VL बाय VR, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स VL हो जाएगा तुम्हारा I इंटू XL बाय I इंटू R, I कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स XL बाय R, और XL बराबर आपने देखा था शुरू में, यहाँ पर XL जो आपका है वो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल XL का मान हुआ। ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एल तुम्हारा इंडक्टेंस है, कॉइल का इंडक्टेंस है। तो चलिए ये सब बातें होगी, आपका दिमाग में सेट रखिएगा। एलआर सर्किट में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एलआर सर्किट में क्या क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एलआर सर्किट का इम्पेडेंस क्या है, इम्पेडेंस हो गया किसका मान, जेड, ये पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, जेड के बारे में पूछ देगा, जेड का मान कितना होगा। एलआर सर्किट में करंट और इफेक्टिव ईएमएफ या इफेक्टिव वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या होगा, फेज डिफरेंस फाई बराबर हो गया टेन इनवर्स XL बाय R हो गया, उसको याद रखेंगे। पूछ देगा आपको कि एलआर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। हिंदी में आप लोग को याद है प्रेरणिक प्रतिघात इसको बोलते हैं। कितना है, तो XL बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा।
LR सर्किट में करंट के इक्वेशन क्या होते हैं? तो साइन के फॉर्म में कहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 बोलेंगे। और यदि हमको पूछेगा कि वोल्टेज के टर्म में बताइए, तो आई बराबर V/Z। ये बात दिमाग में रहना चाहिए। भी हो गया क्या? इफेक्टिव वोल्टेज। पूछेगा कि LR सर्किट में प्रभावी वोल्टेज का मान बताइए कितना है होता है, तो हमको जवाब होगा V बराबर, ये तुम्हारा निकला था यहाँ पर, रूट अंडर, ये वाला बात बोलेंगे, आई इंटू एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर होल स्क्वायर। तो ये सभी स्टेप को आपको याद रखना है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। एक साथ कर देते हैं सबको एक जगह। अब आप लोग फाइनली इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तब हम लोग यहाँ पर LR सर्किट को हटा के अब लिखेंगे CR सर्किट। उसमें देखिएगा क्या डिफरेंस हो जाएगा। CR सर्किट में क्या हो जाएगा उसको गौर से देखना है। तैयार हो जाइए जल्दी से, इसको आगे बढ़ते हैं। CR सर्किट ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर श्रेणी में जुड़ा हो और उसके साथ एक AC सोर्स जुड़ा हो। तो ऐसे सर्किट का नाम है CR सर्किट। कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और रजिस्टर जुड़ा रहेगा, और यह किसी AC सोर्स से जुड़ा रहेगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, और ये AC सोर्स हो गया। इसका EMF E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी बोलेंगे। या इस सर्किट में करंट देगा कितना होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है इसके सिरों के बीच का बीच पोटेंशियल डिफरेंस VC, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस VR। जहाँ पर आपको बताया था VC को क्या लिखेंगे, I इंटू XC लिखेंगे, जहाँ XC तुम्हारा है 1/ओमेगा इंटू C। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C हो गया आपका कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर। तो ये जो आपका कंडेंसर है, ये रजिस्टर है, वायर है, तार है, उसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पर C हो गया तुम्हारा कौन सी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस R क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। अब हम लोग को देखना है VC VR का मान लिख लिए यहाँ पर। VC बराबर I इंटू XC, XC हो गया 1/ओमेगा C। इसी XC को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात बोलते हैं इसको। और भी R तुम्हारा क्या होगा, I इंटू R होगा, R रेजिस्टेंस है। इतना चीज आपको याद रखना है। अब इसमें देखा गया है VC और VR, इसमें देखा गया था, आपको याद होना चाहिए कि VC कैपेसिटर के एक क्रॉस जो वोल्टेज का मान है VC है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हमारा VR है। तो VR और करंट सेम फेज में होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन VC जो होता है और I जो होता है, वोल्टेज और करंट, कंडेंसर में कैपेसिटर में जो वोल्ट के क्रॉस वोल्टेज होता है और जो वहाँ करंट होता है, वो दोनों के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है। और वहाँ पर देखा गया कि
वोल्टेज जो है करंट से पीछे पीछे होता है, पाई/2 एंगल से पीछे होता है, फेज डिफरेंस होता है पाई/2, लेकिन वो वोल्टेज वहाँ पीछे होता है। इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे ग्राफ में। VC हमारा इधर होगा, VR इधर होगा, करंट इधर होगा, तो इसके बीच का यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई/2 होगा। तब आपको देखना है यहाँ पर, ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका VR, और ये हो गया आपका VC। तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो ये होगा इफेक्टिव वोल्टेज V और E, ये तुम्हारा होगा, ये भी हो गया तुम्हारा इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज बोलेंगे इसको, प्रभावी वोल्टेज। तो इस सर्किट का जो प्रभावी वोल्टेज होगा, वो प्रभावी वोल्टेज हो जाएगा V, जो इस सोर्स के EMF E के बराबर है। तो यहाँ देखा गया V करंट से पीछे है, यहाँ पर V का मान करंट से पीछे हो गया, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो यहाँ पर भी देखेंगे इफेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस फाई बोलेंगे, लेकिन उसमें और इसमें गौर से देखिए, उस फिगर में और उसमें अंतर क्या है। उस फिगर में आप देख रहे हो गौर से, ये वोल्टेज इससे फाई एंगल से आगे है, ये भी इससे आगे है। और यहाँ पर देखेंगे भी जो तुम्हारा है वो यहाँ पर ये पीछे है। अब बोलते समय पीछे आगे में कंफ्यूजन काफी होगा, चित्र दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है। अब बोल तुलना करते हैं, पिछले दिन भी क्लास में भी बता दिए थे, तुलना करने में समझो कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है O पर, एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसका नाम मान लो P है, इसका नाम मान लो A है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ B है। अब बात किया जाए P और A के बारे में तुलना किया जाए, यहाँ पर 0 हुआ, 1 2 हुआ, यहाँ पर भी -1 हुआ, -2 हुआ। कहेगा कि A P से आगे है, लेकिन P A से क्या है, पीछे है। तो दूरी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, दूरी बराबर होगा। यही चीज यहाँ तुलना किया जाता है। यहाँ पर गौर से देखोगे आप लोग कि सर I और ये इफेक्टिव वोल्टेज, करंट और इफेक्टिव वोल्टेज पे तुलना करना है। करंट के सापेक्ष इफेक्टिव वोल्टेज फाई एंगल से पीछे है। फिर कहेगा करंट इफेक्टिव वोल्टेज से फाई एंगल से क्या है, आगे है। तो किसके सापेक्ष किसका फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, उसके अनुसार आगे पीछे वर्ड यूज होता है। तो ये जो पीछे वर्ड लिखे हैं हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, ये इफेक्टिव वोल्टेज के लिए। तो इफेक्टिव वोल्टेज करंट से पीछे है, लेकिन करंट इफेक्टिव वोल्टेज से फाई एंगल से आगे है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब करंट के बारे में बात करेंगे तो इफेक्टिव वोल्टेज में फाई प्लस में करेंगे, आगे होगा वो, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आगे पीछे वर्ड डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज का मान क्या होगा। तो VC और VR, VC तथा VR के बीच का एंगल पाई/2 है। तब हम कहेंगे इफेक्टिव वोल्टेज V बराबर, यहाँ भी वही लिखेंगे, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका I इंटू XC स्क्वायर प्लस I इंटू R स्क्वायर।
इसको देखा जाए भी बराबर आई बाहर हो जाएगा इंटू रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी को जेड मानेंगे। तो यहाँ से आई बराबर आपका हो जाएगा भी बाय रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी को कहेंगे भी बाय जेड। ये हो गया करंट के अमाउंट। अभी जेड पर डिपेंड करेगा यहाँ पर जो जेड है ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसी को कहेंगे सी आर, सर्किट का प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस है। अब यहाँ पर से कह देंगे इस फिगर में करंट आई इफेक्टिव वोल्टेज भी आई जो भी बोलो के सापेक्ष करंट आई इफेक्टिव वोल्टेज के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में सापेक्ष यहाँ पर बोलेंगे कला अग्रता तो कौन आगे है गौर से देखिए तो करंट इससे आगे हो गया इफेक्टिव वोल्टेज से। इफेक्टिव वोल्टेज के सापेक्ष करंट का कला अग्रता फेज लीड फाई होता है। इसलिए यहाँ पर करंट आई बराबर लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। राइट। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, इसके बीच का ये फेज डिफरेंस का मान कितना बोलेंगे, जहां फाई फेज डिफरेंस है और उसका मान हो जाएगा फाई बराबर टेन इनवर्स वी एल बाय वी सी, नहीं वी सी बाय वी आर, वी सी बाय वी आर। ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी सी हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू एक्स सी, और जगह वी आर हो जाएगा आई आर, आई आई कैंसिल, तो एक्स सी बाय आर हो जाएगा। और एक्स सी का मान आपने क्या देखा है 1/ओमेगा सी, जहाँ जरूरत पड़ेगा एक्स सी को रिमूव करके वहाँ पर लिखेंगे 1/ओमेगा सी। इस तरह से हमारा सी आर सर्किट में फेज डिफरेंस जो होगा इफेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस वो होगा। करंट के लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, प्रतिबाधा के रूप में करंट का इक्वेशन ये हो जाएगा, साइन के रूप में ये हो जाएगा, और इसका इम्पोर्टेंस का मान क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा का मान क्या होगा, जेड बराबर इतना होगा। ये सारे चीज़ आपसे पूछे जाते हैं, साथ इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एल आर और सी आर सर्किट में ये सब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अब देखिए क्वेश्चन बैंक उठा के उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में है, वो सारी चीज़ें आपको सामने मिलेंगी आज कल। क्वेश्चन बैंक देखिएगा 2 4 5 साल का, ये सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी।
देखिएगा यहाँ पर आपको शुरू शुरू में बताया था एक चीज क्या बताया था, कला अग्रता। ये देखना होगा किसके सापेक्ष बोला जा रहा है। इफेक्टिव वोल्टेज के सापेक्ष करंट का कलाग्रता, फिगर क्लियर दिख रहा है। ये करंट से आगे है, आई जो है इफेक्टिव वोल्टेज से आगे है, ये आगे है करंट, तो कलाग्रता बोलेंगे फेज लीड। अब देखिए पीछे में कंफ्यूजन हुआ होगा, कुछ बच्चों ने बोला कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर भी आपको वही वर्ड लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इफेक्टिव वोल्टेज करंट से 5 एंगल से आगे है, तो यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज करंट से आगे है, वहाँ करंट इफेक्टिव वोल्टेज से आगे है। अब यदि इस वर्ड को यहाँ पर मैं हटा दूँ, दोनों जगह एक जैसा वर्ड लिखूँ, तो आपके कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मैं दोनों तरह की बात लिखना चाह रहा था कि बच्चे को जरूरत पड़े तो कन्फ्यूज ना करे, कहीं पर जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करंट, करंट आई इफेक्टिव वोल्टेज के सापेक्ष कलापश्यता, फेज लैग, फेज लैग, कलापश्यता फेज लैग, फाई एंगल से होता है। तो यदि करंट का बात करें तो यहाँ पर ये करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे हो गया, यहाँ पर आगे नहीं हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, करंट के बारे में बात करो, ये करंट वोल्टेज के सापेक्ष पीछे है, तो यहाँ पर पीछे चल रहा है कौन, करंट। अब दोनों यहाँ पर लिखे थे वोल्टेज के बारे में, उसमें लिखे थे करंट के बारे में, तो दोनों में सेम वर्ड आ गया था। तो मैं ये सोचा था कि दोनों तरह से बच्चे सोचे, लेकिन नहीं, एक ही तरह से सोचना जरूरी है। तो हमको करंट का मान निकालना है, यहाँ पर करंट को बताना है कि करंट का मान क्या होगा। तो पीछे है तो यहाँ पर -5 हो गया, करंट का मान इफेक्टिव वोल्टेज से पीछे है, तो एम एफ बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज करंट जो है वो पीछे हो गया, इसलिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी -5। यही याद रखिए आप, करंट के बारे में ही, करंट के बारे में बताना है इफेक्टिव वोल्टेज से तुलना करके। इफेक्टिव वोल्टेज के सापेक्ष रिस्पेक्ट में कलापश्यता होगा 5 एंगल से, उसमें भी चलिए आइए, यहाँ पर वही बताया गया आपको। यहाँ पर भी करंट के बारे में बात हो रहा है कि करंट इफेक्टिव वोल्टेज से आगे है, यहाँ पर फेज लीड कर रहा है, तो फेज लीड कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा 5 प्लस में कर दिया गया। करंट इफेक्टिव वोल्टेज से आगे है, फेज लीड हो रहा है, फेज लीड हो रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और वहाँ पर करंट फेज लैग हो रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए उसको वहाँ -5 लिख दिए। राइट, चलिए अब क्लियर हो गया गप, छोटी छोटी बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मेन चीज पर पढ़ते हैं हम लोग, फेज दोनों में बता दिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, पावर इन एसी सर्किट। आइए यहाँ पर विचार करते हैं।
क्या संभावना है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहला बात तो हम लोगों को याद रहेगा, कोई भी ऐसी सर्किट है, उस ऐसी सर्किट में किसी क्षण इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कर मानेंगे। तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल, और फिर कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर देते हैं। आपने देखा कि ऐसी सर्किट में कभी ओनली रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ओनली कैपेसिटर भी हो सकता है, ओनली रजिस्टर भी हो सकता है, ओनली इंडक्टर भी हो सकता है, एलआर सर्किट भी हो सकता है, सीआर सर्किट भी हो सकता है, एलसीआर, तीनों हो सकता है। तो वहां पर निश्चित रूप से ईएमएफ और करंट सेम फेज में होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों को अलग अलग दिखा दिए। जहां पर आपको ये कहोगे फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, ये वो आपका तात्क्षणिक धारा। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और उसी क्षण उस सर्किट में उसी क्षण करंट कितना होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव का मतलब कि दोनों ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस है फाइव। तो यहां पर हम लोग कहेंगे फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। किसी क्षण किसी सर्किट में, ऐसी सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच फेज डिफरेंस फाइव है, ये हम लोग मान लिए। अब कहता है उसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर, पावर क्या होगा। तात्क्षणिक शक्ति मतलब जिस क्षण में ईएमएफ को मापे है, उसी क्षण में करंट का मान नापे है, और उसी क्षण परिपथ में शक्ति का मान जो होगा वही हुआ इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए, पावर को पी से डिनोट करेंगे तो पावर पी बराबर क्या होता है। आप लोगों ने खूब आराम से देखा है लाइफ में, पावर पी बराबर वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। पी का कई फार्मूला हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होना चाहिए। पावर पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पावर पी बराबर वी इंटू आई, और इस सबका जड़ कौन सी है, पावर पी बराबर जो होता है वर्क बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कंज्यूम कितना हुआ या पावर का मान कितना है, तो वर्क बाय टाइम। वर्क किसको कहते हैं, एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। परिपथ में करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगा, तो कुल खर्च ऊर्जा जितना होगा उतना ही वह वर्क होगा। तो कुल खर्च ऊर्जा एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट टाइम में कितना होगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर।
तो पावर के लिए बेसिक फार्मूला हुआ वर्क बाय टाइम, उसी वर्क बाय टाइम से हम लोग ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के बेसिक डिस्कशन में बता दिया गया है, एक्सप्लेन करके पूरा डीपली। और पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा थोड़ा सा हम लोग किए हैं एक जगह। तो चलिए आइए, तो पावर P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट। EMF वोल्टेज बता रहा है, करंट करंट है आपका। तो उसी का कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पावर P बराबर प्रोडक्ट ऑफ EMF एंड करंट, विद्युत वाहक बल और धारा का गुणनफल। तो P बराबर E इंटू आई, E का मान बैठाइए, I का मान बैठाइए। E का मान हुआ E0 साइन ओमेगा टी इंटू I का मान हुआ I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। E0 इंटू I0 एक साथ कर लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी रहने दीजिए, और साइन ओमेगा टी प्लस 5 को साइन A प्लस बी के रूप में तोड़ दीजिए। तो साइन A प्लस बी के रूप में यदि तोड़ते हैं तो आपको पता है क्या करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। संभव है, ये काम कर सकते हैं हम लोग, एकदम कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी के बदले ये सब लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान रखिएगा। E0 I0 आई हो गया, साइन ओमेगा टी आ गया। अब इस साइन ओमेगा टी से इसको गुना कर दीजिए। अब साइन ओमेगा टी से जैसे गुना करेंगे आप लोग, देखिए अब क्या आ गया, अब मिलेगा आपको E0 I0 साइन से गुना कर दीजिए, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ये आपके पास रह गया। आप एक छोटा सा चीज ध्यान देना, यहाँ पर पूरे पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, कर देते हैं सर। तो पूरे पे डिवाइड जो करेंगे वो नीचे यहाँ लिख देंगे हम लोग, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/2 यहाँ पर किए, मान लो कि यहाँ 2 नहीं किए हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको अपने मन से 2/2 से गुना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो इस 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 अपने जगह पर यहाँ पर नीचे में रह गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखा गया। ऐसा क्यों किया गया, कुछ चेंज लाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला सेट कराने के लिए ऐसा किया गया। यहाँ पर करने से एक नया फार्मूला बनेगा, गौर से देखिए। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का भी फार्मूला जानते होंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद है ना, उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पावर P बराबर E0 I0 बाई 2, ठीक है, रहने दीजिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका मान ये हो गया आपका, इंटू कॉस 5 अपनी जगह पर है, प्लस अब ये पूरा टर्म मिलके हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5 हो जाएगा। चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे,
पुनः वो साइन ए प्लस बी के रूप में आ जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पी बराबर ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कॉस फाइव हो गया माइनस कॉस, इसको गुना कर दीजिएगा, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस, इसे इसको गुना करके दोनों को लिख दिए। अब ये अपने जगह पर है, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, एकदम सही है। अब आप विचार करो, इसे गुना करके सबको अलग अलग लिख दिए। खूब अच्छा से दिमाग लगाइएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक फार्मूला में सेट होने वाला है। तो सेट करने के लिए उस सब टर्म को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। तो जैसे आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और ये एक ब्रैकेट के अंदर में आ गया। इस ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पर क्या आ गया, आपका माइनस आ गया ये। अब ये यहाँ पर देखो गौर से, अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के रूप में आया। इसका मतलब यह हो गया कॉस ए प्लस बी के रूप में। किस में आ गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी के रूप में आ जाएगा। तो अब तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा स्टेप यहाँ से, और तब पावर पी बराबर आपका हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये चीज आपका हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू ऐसी सर्किट में किसी क्षण पावर का वैल्यू कितना होगा हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। लेकिन आपको सिखाया था पिछले क्लास में आपको कि किसी क्षण में कोई चीज कैलकुलेट करना ऐसे सर्किट में संभव नहीं है, व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। थ्योरी पढ़ लिए भले, लेकिन किसी क्षण की बात जांच करें तो सोचते सोचते वो वैल्यू चेंज हो चुका होगा। इसीलिए हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो फुल साइकिल में कॉइल जब एक पूरा चक्र लगाता है तो 0 सेकंड से टी सेकंड तक जो होगा पूरा चक्र होगा। फुल साइकिल में एवरेज पावर निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना है। और व्यवहारिक जीवन में उसी एवरेज पावर का कैलकुलेशन हम लोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं। तो उसी एवरेज पावर को निकालना है। ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। आप लोग जहाँ शुरू किए थे लिखना, गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस पावर ताक्षणिक शक्ति का मान परिपथ में कितना होगा। तो उसका जवाब आपको यहाँ पर ये मिल गया, पी बराबर ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस कॉस 2 मेगा टी प्लस 5। ये रिजल्ट आया। लेकिन ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर, हमें निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए तो चलिए यहाँ से पहले आप जल्दी से एक स्टेप को ख़त्म कर लीजिए, जल्दी से लिख के आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए।
एवरेज पावर इन एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति। हम लोग डिनोट करेंगे, पी ए भी लिख देंगे इसे। ये क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का मान क्या होगा? आइए उसको हम लोग देखते हैं गौर से। चलिए तैयार हैं आप लोग? सीखिएगा, पीछे वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज समझना है, रफ करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, या साथ ही साथ लिख देते हैं, रफ करने की जरूरत नहीं है। एवरेज पावर निकालना है, तो हम लोग कहेंगे टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क डन कैसे होगा? चूंकि W बराबर सॉरी P बराबर W/T लिखते थे, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dW/dt भी लिखते थे। तो यहाँ से dW बराबर हो जाएगा P इंटू dt हो जाएगा आपका। गौर से देखिए, dW बराबर P dt। टोटल वर्क डन जैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, टोटल वर्क डन बात करेंगे हम लोग, तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW। अब हाफ साइकिल में लेना है, फुल साइकिल में लेना है, पहले चक्र लगा रहा है फुल साइकिल में या हाफ साइकिल में, तो फुल साइकिल का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो dW हो जाएगा, dW को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन जहाँ लिखना है वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dW बाय टोटल टाइम। तो dt टाइम को इंटीग्रेट कर देना है। अब फुल साइकिल में, पूर्ण चक्र में लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले से इंडिकेट करना होगा पूर्ण चक्र में। पूर्ण चक्र में, फुल साइकिल में, फुल साइकिल में जब बात करेंगे तो टाइम इंटरवल जो लेंगे, टाइम लेंगे 0 सेकेंड्स से लेके T सेकेंड तक। ये आपका दिमाग में याद दिला दिए। हम डायरेक्ट फुल साइकिल बोले तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन हमको लगता है पीछे क्या कुछ चीज़ भूल गए, तो याद दिला के लिख देते हैं। फुल साइकिल बोलने का मतलब टाइम इंटरवल 0 से T सेकेंड तक लेंगे, तो यहाँ पर 0 से लेकर T लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब हम इस बात को यहाँ से हटा देते हैं, रफ वर्क था ये, याद दिलाया था आपको। तो dW लिखना है आपको, तो पावर इंटू dt बाय, और dt का तो T हो ही गया यहाँ पर, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं 0 to T, इसको इंटीग्रेट करने 0 to T लेंगे। तो अब देखो गौर से, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। PAB बराबर, तो dW की जगह पावर इंटू dt लिखे। पावर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकाल चुके हैं, वो क्या निकाल चुके हैं उसको याद कर लीजिए एक बार जल्दी से। इंस्टेंटेनियस पावर E0 I0/2 cos phi माइनस cos 2 मेगा t प्लस फाइव, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। पावर P के स्थान पर इसको जाके पुट करेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा इंटीग्रेशन होने का चांस है ना। आइए गौर से, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इंटीग्रेट करना है आपको P का मान पुट करने के बाद। तो नीचे वाला टर्म को मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, लिखने में इजी हो जाएगा। तो ये T है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नीचे वाला टर्म का, हम बोल सकते हैं T-0। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट T लिख देंगे नीचे वाले टर्म को।
एक लाइन छोटा हो जाएगा। आइए पी का मान बैठाते हैं, तो पी का मान बैठाइएगा ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, और वो जो टी है आपका निकला इंटू टी यहाँ नीचे में रख दीजिए। अब इंटीग्रेट करेंगे आप cos फाइ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखने में सावधानी रखना है। ई नॉट आई नॉट बाई 2 लिख दिए वहाँ पर, cos फाइ इतना होगा इंटू डी टी होगा वहाँ पर, तो वो डी टी तो दोनों में आ जाएगा अलग अलग करेंगे तो। आइए गौर से देखिएगा यहाँ पर, या ऐसा करते हम एक बार लिखते हैं cos फाइ माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइ, डी टी। उस पूरे को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके टी तक। अब इसी को आपको अलग अलग लिखना है, तो जैसे अलग अलग लिखना है तो हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये डी टी इसके साथ भी तो आ जाएगा, तो जैसे इसके साथ आएगा तो हम इसको लिखेंगे cos फाइ इंटू डी टी माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, 0 से टी इसको अलग कर दीजिए, इतना डी टी हो गया। तो ये 2 स्टेप में आपका अलग अलग हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप बच्चों से मैं पूछूंगा एवरेज पावर पी ए बी बराबर ई नॉट आई नॉट बाई, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, रहने दीजिए। हम लोग इधर आगे बढ़िए और सॉल्यूशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन cos फाइ डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या जवाब होगा देखते हैं किसमें है कितना दम। कौन कौन विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए तैयार है, फुल मूड में बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं और इसका सही जवाब हमको दे देंगे। क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए जवाब। cos फाइ डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, जवाब क्या आएगा? एक ही 2 बच्चा चैट करके कुछ इंटरटेन कर रहा है, बाकी लोग जो पनी आ रहा है, कोई बात नहीं है, सोचो जल्दी जवाब दो। cos फाइ डी टी को इंटीग्रेट करना है 0 से टी तक, क्या जवाब लिखेंगे? युवराज कुमार ने लिखा साइन ओमेगा टी। यहाँ फाइ है, फाइ फेज डिफरेंस था और वो कांस्टेंट टर्म है। फाइ इफेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है फाइ, विच इज कांस्टेंट वैल्यू। तो cos फाइ का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, साइड हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन भले होगा, cos फाइ यहाँ पर आ जाएगा और dt का हो जाएगा t, तो t फिर वही लिखोगे 0 टू t माइनस। अब आइए इस पर आइए, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइ को इंटीग्रेट करना है, तो इसका बोलेंगे आप लोग कोई, cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइ बाय 2 ओमेगा, उसको बॉक्स में बंद करेंगे, इसे 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए आप आगे बढ़िए, जो बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं तो ठीक है, दिमाग लगाइएगा, जो नहीं जानते हैं उतार लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos फाइ और ये हो जाएगा t माइनस 0, चलिए ठीक है, माइनस 1 बाय 2 ओमेगा लिखिए, और उधर हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल T प्लस फाइ माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0 प्लस फाइ।
आइए गौर से, अच्छा मेहनत है इसमें। ई नॉट आई नॉट बाय 2t इंटू कॉस फाई। इस टी को हम आगे भी लिख सकते हैं, टी माइनस जीरो टी हो गया, टी को आगे लिख दिए, टी इंटू कॉस फाइव माइनस। एक बात बतावें, ये सारे टर्म आपका जीरो हो जाएगा। यदि मेहनत से बचना चाहते हैं तो एकदम याद रखिएगा, ये जो ये वाला तीर बचा यहाँ पर, बाकी ये सारे जीरो हो जाते हैं। थोड़ा सा 2 लाइन बढ़िएगा तो भी जीरो आएगा, नहीं बढ़िएगा तो भी जीरो आएगा। तो आप परीक्षा में क्या कीजिएगा, इस लाइन के बाद डायरेक्ट इसको यहाँ जीरो लिख के छोड़ दीजिएगा। टीचर समझ जाएंगे बच्चा होशियार है, तेज है। फिर भी करके हम दिखा देते हैं आपको, लेकिन मेहनत से बचना चाहिएगा। 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा, ओमेगा को हटाएंगे यहाँ से, 2 पाई बाय टी, टी कट गया, sin 4 पाई प्लस 5, sin 4 पाई प्लस 5 sin फाइ, और यहाँ भी हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू जीरो जीरो sin 5 माइनस sin 5, आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो गुना ये जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया बात, इसको छोड़ दीजिए आप। आइए, उसमें आप समय नहीं देना है, जल्दी से आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर ये भी बराबर आपका हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये टी टी आपका कट भी जाएगा, इंटू कॉस फाइव बचेगा। याद कीजिएगा, पिछले क्लास में आप ध्यान दिए होंगे, तो आपको बताए थे ये फार्मूला, बोले थे आगे प्रूफ करेंगे, वो प्रूफ आज हो गया। एवरेज पावर पी ए भी बराबर ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाइव। गौर से देखिए, ई नॉट बाई रूट 2 ई आर एम एस वर्चुअल करेंट ई एम एफ या रूट मीन स्क्वायर ई एम एफ, आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस वर्चुअल करेंट या रूट मीन स्क्वायर करेंट। तो यहाँ से आप उसको आगे बढ़ाइए और गौर से देखिए, तो ये फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा पी ए भी बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो इसको कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं यथार्थ। अच्छा से देखिएगा स्पेलिंग, यथार्थ यथार्थ मात्र शक्ति। यथार्थ माध्य शक्ति थ्रू एवरेज पावर, इसको दोनों को एक साथ यदि सोचे, ये आर एम एस आई आर एम एस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इसको बोलेंगे आभासी शक्ति। आभासी शक्ति इसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश वर्ड इसको टू एवरेज पावर, यहाँ इसको बोलेंगे वर्चुअल पावर। और ये जो कॉस फाई है, ये कॉस फाई बहुत बड़ा चीज है, इसको गौर से देखिएगा। इस कॉस फाई को ही बोलते हैं पावर फैक्टर, शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको शक्ति गुणांक।
अब आप गौर करके देखेंगे, जो भी सर्किट में वोल्टेज होगा ERMS होगा, करंट होगा IRMS होगा। अब हम लोग EMF और करंट के बीच के फेज डिफरेंस को सिर्फ बदल देंगे तो एवरेज पावर का मान भी बदल जाएगा। तो ऐसी सर्किट में पावर डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस अलग अलग लेंगे तो एवरेज पावर का मान भी बदल जाएगा। मतलब एवरेज पावर डिपेंड करेगा cos फाई पर, इसलिए इसको यहाँ पर बोल रहे हैं पावर फैक्टर। क्या बोल रहे हैं उसको? पावर फैक्टर बोल रहे हैं। तो पावर फैक्टर cos फाई आपको ये हुआ। और आपको दिखाए थे LCR सर्किट में पावर फैक्टर बताए थे आपको। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, पहले जैसा फाइनल कर ले, फिर लिखना भी है हम लोगों को। तो स्टेप ऐसा बनाया जाए जो कि लिखा जाए आराम से। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। तो इतना सा कर लीजिए, उसके बाद फिर 2 लाइन बात डिस्कस करते हैं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला जाएगा, एकदम माइंड में सेट रखिएगा, एवरेज पावर इन एसी सर्किट इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो यहाँ पर यदि बोला जाएगा पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर cos फाई को बोला गया है, शुद्ध हिंदी में बोला गया इसको शक्ति गुणांक। तो cos फाई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर PAB बाय ERMS इंटू IRMS हो जाएगा। इसको भाषा में वर्ड में बोलेंगे, cos फाई बराबर हो जाएगा यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। द रेशियो ऑफ यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात है, उसी अनुपात को पावर फैक्टर बोला गया है, cos फाई बोला गया है। ठीक है। अब हम लोग देखे थे LCR सर्किट में, याद करो जल्दी से, LCR सर्किट में cos फाई आपको निकाला था, याद करिएगा। वहां पर आपको बताया था R/Z, Z का मान वहां पर था आपका। इस पर काफी गप होगा जो आपको अगले हिस्से में मिलेंगे। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। Z को मैंने आपको बताया था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये था Z का वैल्यू LR सर्किट में। तो ठीक है, हम लोग आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में बात करेंगे। ओके, बाय बाय। कितना घंटा पूरा गया रे?